हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। जैसे आप सभी ने बोला था कि सर एक ना यूपी पुलिस की जीके की प्रीवियस ईयर की मैराथन क्लास करवा दीजिएगा। आज हम पूरे 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी प्रश्न ना आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के हैं। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल है, आरक्षी है, सब इंस्पेक्टर है और रेडियो ऑपरेटर है। सभी के मिक्स प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना ही पड़ता है, पैटर्न समझना पड़ता है और उससे रिलेटेड जितने भी नए नए प्रश्न बनते हैं ना, वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है? आज 100 है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ना इन 100 में से कम 85 प्रश्न राइट करने का प्रयास करिएगा और 85 बोलने को ही है। अब मुझे पता है कि जो नए हैं ना, वो 70 के आसपास प्रश्न भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न सारे आसान नहीं है, कुछ कुछ अच्छे लेवल के भी हैं और कुछ बहुत अच्छे लेवल के भी प्रश्न हैं और काफी पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा है तो अच्छी बात है, तैयारी जांचने का मौका है, और नहीं पढ़ा है तो 70 प्लस भी वही थोड़ा सा मुश्किल है करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और ये पहला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, आंसर दीजिएगा जल्दी से सर। देखो जी, आपको यह पता होना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, इसका पहला वंश कौन सा था। अगर आपको यह पता लग गया कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है? एक चीज पता करिएगा, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। देखो जी, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो आप सभी तो बोल देंगे आसानी से कि 22 भाषाएं हैं सर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, है ना, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे? एक चीज समझना, जो मैं डिटेल बताऊंगा, प्रीवियस ईयर तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, अगली बार ना एक बार एग्जामिनर प्रीवियस ईयर का आकलन जरूर करता है और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब पहली चीज सुनो, यहां पर जो फारसी भाषा है ना, ये मुगल काल की और दिल्ली सल्तनत की भाषा थी। ये भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। फारसी कहां की भाषा थी? मुगल काल की और दिल्ली सल्तनत की, ये आप लोग पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जब संविधान का निर्माण हुआ था, 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब एक चीज देखो जी, मैं आपको बोलूंगा कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ था। ठीक है ना, इस समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, CAA बोलते हैं, 1992 में। इस समय देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कोंकणी भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, या फिर नेपाली भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, या फिर मणिपुरी भाषा को। तो ये ध्यान रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बोलेगा, देखो जी, ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? तो ये ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बुक्स में ना आप लोग इतने ध्यान से पढ़ोगे नहीं। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, रिलेटेड प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। उत्तर प्रदेश की नौटंकी रासलीला कजरी जयता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये तो बहुत सिंपल हो गया। रासलीला क्या है? तो नृत्य है। नौटंकी क्या है? तो ये भी एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य तो भारत में केवल 8 हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उपज वाली किस्म है? आपके ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का ओरिजिनल पेपर सॉल्व हो रहा है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर,
रेडियो ऑपरेटर, आरक्षी और कांस्टेबल। सारे पेपर यहां पर सॉल्व करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, रिपीट होने का चांस है। यहां पर गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी खापली जो है ना, ये गेहूं की एक किस्म है जी। 5 नंबर देखो आपके सामने है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अगर आप सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं ब्यूनस आयर्स, आपका करेक्ट है जी। बहरीन की कैपिटल तो पता ही होगा, क्या है? मनामा है। ब्रुसेल्स तो खुद कैपिटल है। किसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स? तो ब्रुसेल्स जो है ना, वो बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया? बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानवाधिकार परिषद मार्च 2006 में गठित किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सभी ने सी को आंसर दिया है ना। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम्स, कोलकाता भी बोलते हैं, इंग्लिश का है वर्ड, ठीक है। द कैलकटा क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर एक बार दे दीजिएगा फटाफट से। क्या आप लोग सही आंसर दे रहे हैं? उसके बाद आगे आंसर देंगे। मैं आपका ना बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना, वो ध्यान रखिएगा, क्या पता आपकी कौन सी शिफ्ट में, कौन से पेपर में वो देखने को मिले, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल टेस्ट लगाइए। देखो जी, यहां पर जिसने भी अमिताभ घोष जी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। अब अमिताभ घोष एक जाने माने राइटर हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। 8 नंबर है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? क्या प्रश्न है? ये सापेक्ष आर्द्रता की बात कर रहा है। इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। हाइड्रोमीटर भी सेम सा साउंड करता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? जल का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। लेक्टोमीटर तो पता है ना, दूध की शुद्धता और घनत्व, दूध की शुद्धता और घनत्व मापने के लिए। प्रश्न संख्या 9। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब आप एग्जाम देने बैठोगे आप बोलोगे इतनी लंबी स्टेटमेंट और छोड़कर चले जाओगे। प्रश्न बहुत सिंपल है, वैसे ही घुमा रखा है बहुत बड़ा। भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? लोसुंग कहां का है? तो ये सिक्किम का है। ये ना, इसमें से ना 70-80% प्रश्न तो मैंने दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को मिलाकर करवा रखे हैं आपके पास। अगर आप तब से मुझे फॉलो करते हैं तो कोई भी समस्या ही नहीं होगी आपको। 10 नंबर देखिएगा सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए थे एग्जाम में, अब आंसर दीजिएगा। देखो जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मैं बात करूंगा तो कुल इसमें कितने देश हैं? तो कुल इसमें 15 मेंबर देश हैं, ठीक है। जिसमें से स्थायी की बात करेंगे, परमानेंट स्थायी कितने हैं? तो 5 है। और अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अस्थायी कितने हैं? तो अस्थायी 10 हैं। ये 5 कौन से हैं, इनके बारे में पूछा है आपसे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करते जाइएगा सभी। अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ये ना आज की क्लास में पहला ही प्रश्न बताया है मैंने। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। यही पूछा गया है आपसे, यहां पर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था। अगर शासनकाल पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चुगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। इसका आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? अब एक चीज समझो, जो अब नया पैटर्न चल रहा है ना एग्जाम का, एसएससी का, यूपी पुलिस में भी फॉलो होगा बहुत ज्यादा। ये जो यूनेस्को वाला प्रश्न है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कौन सा शामिल हुआ है, कहां पर है और कौन सा कब शामिल हुआ है?
ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची भी पूछेगा तो वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 21 या 22 है उसके अंदर। अब देखो जी, इसमें जो हम्पी है ना, ऑप्शन बी, ये आपका राइट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं है। हम्पी तो सभी को पता है कहां पर है, तो हम्पी के समूह जो है वो कर्नाटक में है जी। अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत बार करवाया है मैंने, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाते हैं। किनकी जयंती पर? भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा जी। अगला प्रश्न है 14, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में रखा गया है, किस श्रेणी में आता है? सिंपल प्रश्न है भाई। देखो, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 23 से 24 में है, आर्टिकल्स में, ठीक है जी। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? हाँ जी, स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा जो है ये आपको पता होगा 29 से 30। समानता का अधिकार जो है आपका 14 से 18 और स्वतंत्रता जो है वो 19 से 22, है ना। ये आर्टिकल्स हैं। पर ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना, उसका शारीरिक मानसिक रूप से शोषण करना, मानव तस्करी करना, जबरन काम करवाना, जबरन श्रम पर रोक लगाना, ये शोषण के अधिकार हो जाएंगे, शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एक चीज समझ लेना कि ये जो मानव तस्करी और जबरन श्रम है ना, ये आर्टिकल 23 के अंदर वर्णित है। आर्टिकल 24 है, वो आगे प्रश्न लिया है, वो ध्यान रखिएगा, बताएंगे आपको। भारत में नोटबंदी कब हुई? अगर ये प्रश्न नहीं बता पाओगे, देखो अगर आप चाहे पहली बार तैयारी कर रहे हो भाई, ये तो सबने फेस किया है आज की जनरेशन ने, है ना। ये तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए था साहब। भारत में नोटबंदी कब हुई है? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? आंसर मैच करिएगा सब। अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? खत्म है ये तो प्रश्न, बताया भी है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डूरंड रेखा किसके बीच में है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में है? तो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। आपके पास ना सिर्फ 1 महीना है, तैयारी कैसे करोगे 1 महीने में? जितने प्रीवियस ईयर हैं कंप्लीट कर लो। इसके अलावा ना यूपी की जीके के ना 8 से 10 प्रश्न है बस। लोग पागल हैं यूपी की जीके पढ़ने के लिए। 8 से 10 प्रश्न का वेटेज है, जबकि मैं आपको बोलूंगा ना कि ये जो रीजनिंग है ना, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो कि एक भी गड़बड़ ना हो रीजनिंग में। ये जो आपकी हिंदी है ना, कोशिश करना कि एक भी गड़बड़ ना हो, ये पूरे के पूरे स्कोर अचीव किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा क्या बचता है आपके पास? इसके अलावा देखो, मैं आपकी अगर जीके की बात करूंगा, इसमें 8 से 10 यूपी की जीके के प्रश्न हैं, बाकी सारे नेशनल जीके हैं, एक आधा करंट अफेयर आएगा आपके पास। इसमें भी आप लोग ना 70% स्कोर कर सकते हो। ये आपके टॉपिक में से ही कवर होंगे। मैथ जो है ये भी आपका टॉपिक कवर करके प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा भाई 1 महीने में भी। बिल्कुल नए हैं तो थोड़ी समस्या होगी, पर फिर भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, जीएसटी की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, कौन आंसर दे पाएगा भाई? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, इसका आंसर दो पहले, है ना। सबसे पहले जीएसटी अपनाया था फ्रांस ने। कब अपनाया था? 1954 में। यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत में जीएसटी की कौन कौन सी दर परसेंट है? पता होना चाहिए। 0%, 5%, इसके अलावा 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी की दरें हैं, पता होना चाहिए। और जीएसटी भारत में सबसे पहले असम में लागू हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा जी। आगे देखो 18 नंबर,
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। ये विकल्प आपके सामने है और आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर और करवा दीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस के ना मैं प्रैक्टिस सेट करवाने शुरू कर दूं, आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूं, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोग बुक से भी पढ़ोगे, मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूं आपके हिंदी के सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट करवा सकता हूं, जीके के आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूं, रीजनिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूं। अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे 15% आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 19, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया? हाँ जी, एसएससी जीडी वालों, अगर आप लोग देख रहे हो, स्टूडेंट हो पहले से ही, तो सैंडलर आयोग मेरे ख्याल से मैंने 10 बार करवाया होगा। सैंडलर आयोग, हंटर आयोग 1882 में लागू हुआ था, वो भी शिक्षा के सुधार के लिए ही, है ना। हंटर आयोग जो है वो जालियांवाला बाग नरसंहार में भी हंटर आयोग की ही कमेटी बिठाई गई थी। ये जो सैंडलर आयोग है, मैंने बताया था कि शिक्षा में सुधार और कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए 1917 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना। इसके अलावा ना मैंने आपको भी बताया है हंटर आयोग। हंटर आयोग भी ना शिक्षा में सुधार के लिए ही बनाया गया था 1882 में, लॉर्ड मेरे ख्याल से रिपन के समय में था, है ना, रिपन या मेयो के समय में। सभी का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी अनुसूची है? 7वीं। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। कौन सी सूची है भाई? देखो, संघ सूची, इसके अलावा एक सूची है राज्य सूची और एक सूची है कौन सी? समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। पहले कितने थे? 97 विषय थे जी। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66 विषय थे, 66। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं वर्तमान में। पहले कितने थे? तो 47 थे। अब इसमें जो है ना शेयर बाजार और वायदा बाजार जो है, ये संघ सूची यानी कि केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। ये जो वन है, ये वन है समवर्ती सूची का पार्ट। समवर्ती सूची क्या है? जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। और इससे पहले देखो जी, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, अब यूपी पुलिस की इतनी जल्दी प्रैक्टिस सेट हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, पर एसएससी जीडी में ना आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे इस समय टोटल हमने 20 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। 10 टेस्ट जो हैं वो 10 जनवरी को अपलोड करूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यूपी पुलिस वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि जीके यूपी पुलिस में भी इसी लेवल की आएगी। इसमें हिंदी भी है, इसमें मैथ भी है और रीजनिंग भी है। यूपी पुलिस वाले भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, शुभम ई क्लासेस। ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है भाई, ठीक है ना। मैंने ये कल ही लॉन्च किया था 1 तारीख को और 1000 से ऊपर स्टूडेंट ने ले लिया है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें। आप सभी ले सकते हैं, समस्या नहीं है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी दोनों ले सकते हैं। आप लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई लेवल वही है, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेट को ले सकते हैं। आई थिंक 199 के आसपास इसका प्राइस होगा। और कुछ भी इश्यू आ रहा है, कुछ भी समस्या है, ये हेल्पलाइन नंबर है 75 664 101। ठीक है, अगर एप्लीकेशन में कुछ भी इशू है तो आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेजों का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है साहब। देखो, पूंजीभूति दस्तावेज को पूंजी जुटाने वाले और खरीदारों के बीच में जब सीधा संबंध होता है तो वो प्राथमिक बाजार हो जाता है। ऑप्शन डी। अगला है 22। अब 22 नंबर प्रश्न देख के भगना नहीं, ठीक है ना। कभी सोचो इतना लंबा प्रश्न है भाई, ये तो छोड़ने वाला है। बहुत आसान है, वैसे ही फंसा रखा है इतनी लंबी लैंग्वेज देके। सारे प्रश्न ओरिजिनल पेपर के हैं। इसमें बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने, मैं चाहूं तो आगे ना भी पढ़ूं, कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य में ग्राम पंचायतों को संगठित करना
ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है सर, क्या आपको ये नहीं पता? ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नीति निर्देशक सिद्धांत का यहाँ पे वर्णन इसलिए किया है क्योंकि ये 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है और ग्राम पंचायत का गठन 40 में है, तो इसके अंतर्गत आता है। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? बताओ दो इसका आंसर, सिंपल है, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। दीनपनाह शहर, इसका नाम चेंज हो गया है अब, अगर आपको पता है इसका नाम क्या हो गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। हुमायूं ने रखी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। 24 नंबर, डैश एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। अनधिकृत यानी कि क्या बोल सकते हैं, बाईपास करके जुड़ा हुआ होता है। बताइए, यहां पे हो जाएगा वायर टैपिंग, है ना, वायर टैपिंग या फिर वॉइस टैपिंग, वॉइस टैपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? ये रोग है संक्रमण रोग, क्या नाम है? एस्कारियासिस। अगर ये भी पूछ लेना कि ये रोग किस अंग को प्रभावित करता है, क्या आप लोग बता पाओगे किस अंग को प्रभावित करता है? भाई, एस्कारियासिस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी आंत को प्रभावित करता है, आंत की बीमारी है। ठीक है, और ये होती है परजीवी गोल कृमि के कारण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? पूरे 100 प्रश्न है, रैपिड फायर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है राज्यपाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 216 के तहत। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। डैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की नियुक्ति भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि कैबिनेट सचिव। वर्तमान में कौन है? तो राजीव गौबा जी हैं। 28, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आपसे मृत्यु भी पूछ सकता है, संत कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो मगहर। जन्म कहां हुआ है? वाराणसी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 29, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। ये ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी आंसर दीजिएगा। ये जितने भी घराने हैं ना, शास्त्रीय संगीत और वादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, लखनऊ घराने की बात करेंगे तो नींव रखी थी उस्ताद बख्शू खान ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है 30 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको पता है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, है ना, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 नंबर, नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया, बताइए। और एसएससी जीडी की जो क्लास लगाना चाहते हैं ना, यूपी पुलिस वाले भी एसएससी जीडी की क्लास लगा सकते हैं, रोज रात को 8 बजे होती है सर। जॉर्जेस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सैमुअल कोल्ट की बात करेंगे तो इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। किसका? रिवॉल्वर का। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था जी। किसका? मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला है 32, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके सबसे निकटतम है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये इंडोनेशिया के सबसे निकटतम है, ऑप्शन सी करेक्ट है। डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है, आंसर दीजिए। एक सींग वाले गैंडे आपको पता होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी करेक्ट है। कहां पर है? असम में है। जिम कार्बेट ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट। और पहले इसे ना हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, हेली नेशनल
पार्क के नाम से इसे जाना जाता था, बाद में जिम कॉर्बेट किया गया। 34, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखो भाई, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। मुझे सभी की राजधानियां कमेंट कर दो जल्दी से, नहीं कमेंट करना है तो मन में बोल दो ताकि रिवाइज हो जाए। एक प्रश्न राजधानी और एक प्रश्न करेंसी से ना हर पेपर में आया था, इस बार भी शायद रिपीट हो जाए तो पता होना चाहिए। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, पहले का आंसर ए हो जाएगा। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला है। नागालैंड की क्या है सर? तो नागालैंड की आप लोग बोलेंगे कोहिमा है। सिक्किम की क्या है? तो सिक्किम की राजधानी जो है वो क्या है? गंगटोक है। अगला प्रश्न है 35, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये बता दो जल्दी से, सिंपल सा प्रश्न है। हॉर्नबिल और कितनी बार आया है एग्जाम में? हॉर्नबिल नागालैंड का उत्सव है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 36, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? अगली बार पूछ लेगा कि जो पोला त्योहार है वो किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। इसमें बैल की पूजा की जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है साहब। 37 नंबर देखो जी, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? भारत का जो संविधान है और जो भारत के महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। कर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। 38 नंबर, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है? भारतीय संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर। वो प्रश्न अलग है सर, ये बोला है कि लिखा किसने था हाथ से, तो ध्यान रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या सक्सेना भी बोल देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं ना तो प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए इससे रिलेटेड कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, जल्दी से आंसर दे दो जी फटाक से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। और जब इनको दक्षिण अफ्रीका में रेल से जबरदस्ती उतारा गया था तो ये प्रिटोरिया जा रहे थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है जी? ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल शायद अब ना आए। अब तो नृत्य भी डीपली पूछता है, नर्तक भी थोड़े अलग अलग से पूछता है, वाद्य यंत्र वादक घराने, बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं आजकल। ठीक है, क्या आंसर होगा? नौटंकी आपको पता है अपने उत्तर प्रदेश का है जी। कथकली कहां का है? तो केरल का है। बिहू कहां का है? तो असम का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और गरबा जो है ये गुजरात का है। अच्छा एक चीज और, ये जो गरबा है ना, अभी करंट अफेयर में प्रश्न बना है कि दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है किसे? गरबा नृत्य को, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 41, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? मौर्य वंश जो है इसकी स्थापना मगध में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। नंद वंश को हराकर, नंद वंश के घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो मगध इस समय है ना वो दक्षिणी बिहार को कहा जाता है, तो हम ऑप्शन सी को आंसर देंगे साहब। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? क्या आंसर दोगे? देखो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क बोलते हैं, दक्षेस भारत मेंबर है। G20 इस बार भारत में हुआ थी तो भारत मेंबर होगा ही। राष्ट्रकुल का मेंबर भारत वैसे भी है। पर ये जो आसियन है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको क्या बोलते हैं? आसियन कहते हैं, है ना। आसियन की स्थापना 1967 में हुई थी, हेडक्वार्टर जकार्ता में है, भारत इसका मेंबर नहीं है। 43 देखो जी, CaSO4 2H2O, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं इसमें। डैश का रासायनिक सूत्र है। और मैंने ना SSC GD की क्लास में एक प्रश्न और बताया था, वो क्या था कि
SO4 7 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 7H2O। ये किसका सूत्र मैंने बताया था? तो ये बताया था मैंने इप्सम लवण का, यानी कि एप्सम नमक का। CaSO4 किसका है? तो ये जिप्सम का है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। जल्दी से आंसर दे दो। इन 100 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क का भी है, होमवर्क लेकर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे गोरखपुर जिसने आंसर दिया है उनका राइट है जी। आगे है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्हों में से कौन से जानवर का चित्र है? भाई जो उत्तर प्रदेश, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोगो है उसमें क्या क्या है बता दो। एक तो तीर कमान इंद्रधनुष है उसमें, और जो दो जुड़वा मछली हैं, है ना, अगर याद हो, ये आपके एग्जाम में आया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें जुड़वा मछलियां हैं दो, ठीक है। 46 नंबर है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? और अपने जो विधानसभा है, ये आप लोग बताएंगे मुझे, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 31, सॉरी राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 47 है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षर किए गए? जब ये हस्ताक्षर हुए थे ना शिमला समझौता, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकर अली भुट्टो। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी और अली भुट्टो, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। ये 1972 में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला है 48 कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? सिंपल है, यूपी की जीके है ना। नाबार्ड की स्थापना कौन बताएगा मुझे? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? थोड़ा सा ना हर प्रश्न में से डिटेल पकड़ लिया करो, बढ़िया है। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 22 जुलाई 1982 में हुई थी। क्लियर है? और ये जो है ना, ये लखनऊ में स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके सामने हैं और आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट, बढ़िया, चलो जी आंसर देंगे जल्दी से। अगर आप सभी ने थ्रोम्बोसाइट आंसर दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 50 नंबर, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। फटाफट से फास्ट आंसर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मैं आपको समय नहीं दे सकता, ठीक है। युग्मनज बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 52 नंबर, सॉरी 51, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये तो पता होना चाहिए ना। विटामिन ए का किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन बी का मैकुलन ने। विटामिन सी का हॉलकट ने। विटामिन डी का हॉपकिंस ने। विटामिन ई का भी पता होना चाहिए। हमसे विटामिन के का पूछा है। विटामिन के का किसने किया था? डोइजी एंड डैम ने। ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर है जी। हाँ बिल्कुल सही है। 52 नंबर, इनसाइट आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास, किताब के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर दे दो भाई। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। के शंकरन नायर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल्य और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? अगर आप सोच रहे हो कि जीएसटी आया गया है माल और सेवा कर, और मैं 101 कर दूं, तो ये गलत है। 101वां संशोधन 2016 में हुआ था साहब, इसका हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन 2014। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी नदी? तो जिसने ऑप्शन डी को दिया है कल्याणी, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये यमुना की सहायक नदियां नहीं है। 55, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है?
बताइए फटाफट। जिसमें पोटेशियम की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। ये जौनपुर किस नदी के तट पर है? तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा है, पता है ना। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। 56, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? जल्दी से आंसर दे दो। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है महोबा जिला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साहब। 57, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। अरे अशोक का आपको पता होना चाहिए। शेर का मुख क्या है? अशोक का सारनाथ में स्थित स्तंभ है। ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा साहब। कुशीनगर का पता है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला प्रश्न, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से भी जाना जाता है? करो भाई आंसर जल्दी से, क्या आंसर देंगे? जिसने ऑप्शन बी को दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र, उनका करेक्ट आंसर है जी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसे संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये ना थोड़ा सा मुझे ना इसमें डाउट है, ये 1847 होगा या 1874 होगा। ये प्लीज आप लोग कंफर्म जरूर करिएगा, ये प्रश्न में शायद या तो टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। चलो कोई बात नहीं। पहली पत्रिका कौन सी थी जो उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित रखती थी? बाल बोधिनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला है 60, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नवाब इनायत खान। आगे है 61, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? इसमें ना दो प्रश्न बनते हैं। वैसे 4 बौद्ध परिषदें आयोजित हुई हैं, पर हम तीसरे के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक बनता है कि ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई, ठीक है, और एक पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। ठीक है, देखो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी मोगल पुतस्सिस। मोगल पुतस्सिस, थोड़ा सा नाम अजीब सा है पर जरूरी है। 62 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है साहब, है ना, आपको पता ही होगा। कब हुई थी? 1 अप्रैल। कब? 1935 में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब एक चीज समझो, अगर बोलेगा ना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1949, ये भी मत भूलिएगा, याद रखिएगा जी। 63 नंबर, चेमांचेरी कुन्ही रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? एसएससी जीडी में भी करवाया था, दिल्ली पुलिस में भी करवाया था। और ये जो प्रश्न है मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी हैं? कथकली नृत्य करती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 64, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले, आर्टिकल अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित है, भाग कौन सा है? तो भाग दूसरा है जी, क्लियर है। चलिए 65 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, मैंने बोला था कि एक आर्टिकल 24 से प्रश्न लिया है। आर्टिकल 23 मैंने बताया था ना कि मानव तस्करी और श्रम निषेध से संबंधित है, ठीक है। ये आर्टिकल 24 क्या बोलता है, डायरेक्ट बता दूं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 66,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत प्रक्रिया से होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि यूपी पुलिस की क्लासेस कंटिन्यू करवा दें, प्रैक्टिस सेट लगवा सकता हूं मैं आपको। ठीक है, जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हिंदी के एक्सपेक्टेड, रीजनिंग के एक्सपेक्टेड, प्रैक्टिस सेट बोलेंगे तो जरूर लगाएंगे। आर्टिकल 55 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। ये आर्टिकल 67 ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति की पदावधि, पद की जो अवधि है उससे रिलेटेड है। 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 74 तो मैंने वैसे भी करवाया है, पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन 74 आर्टिकल में। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? सिंपल होगा, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता होगा ना, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन सी राइट है, मैच करिए। और आगे बढ़ते हैं। 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल 66 है सब। ऑप्शन अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव। सीरिया की राजधानी, एक प्रश्न और है कैपिटल से। अभी आगे ना आपको करेंसी से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, पहले इसका आंसर दे दो। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन बी को दिया ही होगा, और दिया है तो आगे बढ़िए। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। 71, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? आसान सा प्रश्न है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश अब भारत है, पहले चाइना था, अब भारत है। ऐसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पता होना चाहिए। ये अफ्रीका महाद्वीप पूछा है, यूरोप का भी पता होना चाहिए। अफ्रीका में कौन सा है? तो नाइजीरिया ऐसी कंट्री है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये दो प्रश्न मैंने हमेशा बोला है, एग्जाम में आए या ना आए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और साथ में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कहां पर? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए साहब। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी, क्योंकि ये नदी अरब सागर में गिरती है, ये पता होना चाहिए था। अगला है 73 की पटडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जी? गुड आंसर दीजिए इस प्रश्न का। ये पटाकल स्मारक मैंने बताया है, ये कर्नाटक में है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है जी। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर आप इतना सारा प्रश्न छोड़ दीजिए, अगर आपको इतना भी पता है कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो खत्म है प्रश्न। देखो, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हड़प्पा शहर किस नदी पर है बोलेगा तो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे बसा है। ऐसे ही आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी के किनारे है। 75 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है जी? बहुत ही ये सिंपल और अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको आंसर देने के लिए, स्पीड में चल रही है क्लास। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे मनाते हैं? ब्रेन ट्यूमर डे। जल्दी से आंसर दो।
ऑप्शन अवेलेबल है। 5 जून मत करना। 5 जून को पता है ना कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 21 जून को क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। और ब्रेन ट्यूमर डे जो है वो 8 जून को, ऑप्शन बी करेक्ट है जी। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? ये नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने किस वंश का था? तो गंग वंश का संस्थापक था। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। संस्थापक नहीं था, शासक था। ठीक है। 78, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? देखो, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ठीक है ना। और वो एक और डिस्कस किया था, वो मानवाधिकार आयोग था जो राष्ट्रीय महासंघ, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2006 में लागू हुआ था। ठीक है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1993, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखो, अगर बोल देगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? बोलेंगे कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है 79, मेक्सिको की मुद्रा क्या है? मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ नहीं होगा कुछ, है ना। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको। मेक्सिको की मुद्रा क्या है? तो पीसो है, ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ये पुराना प्रश्न है 18-19 का, तो ये चंद्रयान 2 का पूछ रहा है। अब आपको ये जो चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3, अगर ये याद नहीं होगा तो समस्या है फिर आपके लिए। करंट अफेयर के 5 से 7 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। चंद्रयान 2 बताइए, उस समय लॉन्च किया गया था GSLV-M के थर्ड से, ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट के 20 प्रश्न बचते हैं, फटाफट से टेस्ट लगाएंगे। कमेंट कर दीजिएगा सेशन कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो यह होता है मिक्सो वायरस, यानी कि वायरस के कारण। चेचक आपको पता है वेरियोला वायरस, है ना। जुकाम तो ये भी वैसे ही वायरल बुखार वायरस के द्वारा होता है। पर ये जो निमोनिया रोग है ना, ये होता है बैक्टीरिया से। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ों को प्रभावित। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है, बताओ। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें पता होनी चाहिए। यहां पर जो कपास है, ये क्या है? खरीफ की फसल का उदाहरण है। कपास हो गया, आपका गन्ना हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने आपको अभी बताया है कि जितने भी घराने होते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था ना कि घराने का जनक कौन है, तो बताया था आपने आपको बंशु खान। जितने भी घराने हैं वो संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित होते हैं। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। 84, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहां स्थित है? बताइए जी आंसर इसका जल्दी से, अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि एसएससी जीडी की क्लास चलती है रात को 8 बजे, ठीक है ना। स्लैश इसको आप यूपी पुलिस वाले भी लगा सकते हैं कि बिल्कुल सेम क्लास है। जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग लगभग सेम ही सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। अगला है संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए जल्दी से। फोन आ रहा है, एक मिनट, फोन को साइलेंट कर लें। आंसर दीजिएगा जल्दी से जी। चलिए,
तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। अगर आप सभी गोरखपुर को आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है जी। अगला है आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। आरपीएफ की भर्ती की अफवाह उड़ रही है कि भर्ती आने वाली है, देखते हैं, चांस तो है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या है ये? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी। 1957 में इसका अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। इंडोनेशिया की राजधानी, ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप, टीएमवी की फुल फॉर्म, देखो जी, ह्यूमन वायरस नहीं है, इसके जरिए मनुष्य में रोग नहीं होता है, पर इस ये जिसमें रोग होता है, जिस पादप में, अगर उसको मनुष्य खा ले तो फिर जाके मनुष्य में संक्रमण का खतरा होता है। ये टोबैको मोजेक वायरस है, ऑप्शन ए। तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। अब ये जो प्रश्न है ना, इसमें ना एक ऑप्शन ना मिस हो गया मेरे से, ठीक है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के गलत है, यानी कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में नहीं है। ये तीनों राजस्थान में है। चौथा विकल्प आपको दिया था कौन सा, देखो वो ना इधर शिफ्ट हो गया है। चौथा विकल्प आपको दिया था भाई साहिद्री टाइगर रिजर्व, है ना, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साहिद्री जो है ये महाराष्ट्र में है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ये 90 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 90 है, इसका आंसर दे दो कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। कल्पना चावला की जीवनी राइटर कौन है? जॉन पियर हैरिसन। एस ऑफ टाइम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। आखिरी के 10 प्रश्न आंसर दीजिएगा। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहां की गई? ये ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, प्लीज आंसर देने का कष्ट करिएगा, जल्दी से इसका आंसर दे दो जी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहां पे स्थापित किया गया। 92 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ये अभी करवाया है, बदल बदल के प्रश्न एक ही टाइप से घुमा फिरा के पूछे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। 14 वर्ष से कम आयु, अनुच्छेद 24 बताया था ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 93 है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म बताना है, सिंपल प्रश्न है। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न पूछा गया है, बताइए जी। चकबंदी से क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, भूमि की जमाबंदी। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं। क्या पूछ सकता है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? अगर लाल रंग बोलेगा तो आंसर देना है स्ट्रांसियम कार्बोनेट, और हरा रंग बोला है तो बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी करेक्ट है जी। अगला प्रश्न 96, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दो, लास्ट के 4 हैं बस। सेरीकल्चर तो पता है ना, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। और अंगूर की खेती क्या है? विटीकल्चर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। 97, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? 3 प्रश्न आ गए हैं। पहला बोला था कि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने अपनाया, तो फ्रांस ने। कब? 1954 में। भारत ने 1 जुलाई 2017 को अपनाया था। मैंने इसकी दरें भी बताई हैं। और भारत में ना ये कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 98, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया कैपिटल है येरेवन, ठीक है। मुद्रा क्या है?
द्राम है। इसको जो है ड्राम भी कहते हैं। ये 99 आज का सेकंड लास्ट और सिंपल। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है जो कि नई दिल्ली में स्थित है जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। और एक अक्षरधाम मंदिर ना गुजरात में भी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है होमवर्क के लिए। पहले इसका आंसर दो कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? देखो जी, आपके 100 प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरक्षी, रेडियो ऑपरेटर के मिक्स करवाए हैं पिछले 4-5 वर्षों के। बताइएगा सेशन कैसा लगा है। अगर आप लोग चाहते हैं यूपी पुलिस की क्लास कंटिन्यू करवाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, है ना। रोज रात को 8 बजे एसएससी जीडी की क्लास होती है, तो सभी को जुड़ना है। यहाँ पर लीपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोंगगा दर्रा, खरदोंग दर्रा, लनक दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे जो हैं वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित हैं। तो यहां पर 100 प्रश्न खत्म है। कमेंट कर दीजिए सेशन कैसा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये होमवर्क का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8, 9। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है साहब। और जाने से पहले आपको बता दें कि भाई जो भी यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस वाले भी हमारा एसएससी जीडी का ये मॉडल पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिना मॉडल पेपर लगाए ना टेस्ट पेपर जो है क्लियर करना काफी मुश्किल होता है, एग्जाम क्रैक करना। इसमें अभी 30 ऑनलाइन टेस्ट हैं, इस समय 20 अपलोडेड हैं, बाकी 10 जनवरी को बाकी के 10 अपलोड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है शुभम ई क्लासेस प्ले स्टोर से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में है। तो यही था आज का सेशन। अपन मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।